हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो बॉल हमारे पास वापस अर्थ पर आ जाती है। आज हम ऐसे क्वेश्चंस का रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो बॉल वापस हमारे हाथ में आ जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि बॉल को फेंका हुआ और चली गई गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह खेला होगा, या अगर पेन हाथ से छूट जाता तो नीचे ही गिरता है। क्या रीजन है? सही बताता हूँ। ये पेन है आपके सामने, इसको मैं छोड़ूंगा, गिरा। क्यों गिरा? क्या रीजन है? तो आप बोलोगे अरे सर वो तो होता है ऐसा वैसा। नहीं, तो इसका कोई रीजन है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है अर्थ। अर्थ मतलब जो हमारी धरती माँ है, जो अर्थ है, वो हर एक ऑब्जेक्ट पर, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर हमारी अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उस फोर्स को? हम ग्रेविटी बोलते हैं उस फोर्स को। ये लिखा है मैंने, ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ से पहले ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसको अपन, वो अपने आप नीचे आ जाती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस फोर्स। दिस फोर्स इज ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या है? फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा, एक हमारे महान साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है इनका? न्यूटन। आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा या न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने। मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा आपने इक्वेशन पढ़ा होगा। दूसरी इक्वेशन पढ़ा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। तीसरी इक्वेशन पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने, जिनको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये हमारे जिन साइंटिस्ट ने ये दी थी, उन्हीं साइंटिस्ट ने ये बताया। तो वो साइंटिस्ट क्या हुए थे, उनको भगा दिया घर से, और घर से नहीं भगा दिया, मतलब ऐसे ही एक प्रकार से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौन सा? एक कोई पेड़ था, उसके नीचे वो बैठे थे, ऐसे स्टोरी है, आई डोंट नो ट्रू फॉल्स जो भी है। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक क्या गिरा? सेवफल गिरा, एप्पल गिरा। उनके सिर के ऊपर एक एप्पल गिरा। अपन होते तो क्या करते? एप्पल खा जाते, सिंपल सी बात, कहानी वही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है? ऐसा क्यों नहीं होता एप्पल गिरा और ऊपर ही चला जाए, नीचे ही क्यों गिरता है? क्या रीजन है? तो ये रीजन जो था, वो क्या होता है, कैसे होता है, और फिर क्या होगा, क्यों होगा, इन सब का रीजन उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। तब ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उन्होंने ग्रेविटेशन बताया, जो आपके सामने लिखा हुआ ग्रेविटेशन, उन्होंने बताया क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो उसको उन्होंने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला उन्होंने उसको? ये चैप्टर का नाम लिख दिया मैंने, ग्रेविटेशन। ग्रेविटी जो अर्थ लगाती है वो, ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो छोड़ो, हटाओ उनको। तो पहला आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। पहला क्या आ गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, है ना? इसको हम मैथमेटिकली कैसे हम इसको बता सकते हैं, ये देखना है। तो इन्होंने बोला, साइंटिस्ट जो अपने न्यूटन थे, उन्होंने बोला हर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज अपन दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट अपने बड़ा वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, सर्कल शेप में ले लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स वो अट्रैक्ट का भी हो सकता है और वो रिपल भी हो सकता है। तो इनके बीच मान लो ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। ये जो बड़ा वाला है उसका मास जो है कैपिटल एम है, छोटा वाला जो है उसका अपन ने मास मान लिया स्मॉल एम मान लिया। ठीक है, इसको अपन ने इसका नाम दे दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये दो है। तो उन्होंने बोला ये दोनों ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या ऑब्जेक्ट बड़ा हो, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा होता है, कैसे इसको लिखें? तो उन्होंने बोला ये जो फोर्स होता है एफ, उन्होंने बोला फोर्स मीन्स एफ, एफ मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स एफ। ये जो फोर्स होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मास इसका ये, इसका मास स्मॉल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और वो एक तो ये बोला ना क्वेश्चन नंबर 1। और उन्होंने बोला और जो मास, ये वाला जो मास फोर्स है, वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? डी, डी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/1 करके आता है, तो वो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपन कंबाइन करके अब लिख दो, भैया दो इक्वेशन दे, दोनों कंबाइन कर दो, तो एफ जो है फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है ये वाला दोनों, कैपिटल एम स्मॉल एम, और अपन में डी स्क्वायर, तो अपन में डी स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट आएगा,
तो एक कांस्टेंट है, जब याद रखना, जब भी हम ये वाला साइन हटा दें, अल्फा दिख रहा है आपको, अल्फा नहीं प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब इसको हटाते तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने जी नाम दिया, कांस्टेंट का नाम क्या हमने दिया, जी। और ये जो एम एम था वो एम एम कर दिया, अपन में डी स्क्वायर कर दिया। अब ये अपना एक वो आ गया कांस्टेंट जी। अब इस कांस्टेंट जी को क्या बोलते हैं, तो जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं इसको। ये यूनिवर्सल मतलब हर जगह इक्वल होता है ना, ये जो कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको ना, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, ये जो जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखो अपन, जी की वैल्यू होती है 6.6734 है, आई थिंक 74 है, 73 है, ओके 73 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी यूनिट है न्यूटन। देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन, ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, तो इंटू में मीटर स्क्वायर। और ये मास, मास का मास से मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम स्क्वायर, और यहाँ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट आ गई क्या, 6 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये मास है, मास का किलोग्राम होता है, अपॉन में गया तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया, सिंपल। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया जी इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है, याद रखना। अगर आपको जी की ऐसा यूनिट पूछते हैं, अगर वो कि जी की ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको बोलना है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों है ना, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऐसा क्यों है, ये यूनिवर्सल क्यों है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन इसको। देखो ये कांस्टेंट है यूनिवर्सल, जो जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली ऑन अर्थ, अर्थ पर ही नहीं, आप मार्स पर चले जाओ, जुपिटर, हर कहीं पे जाओगे, ये जो जी की वैल्यू है जो कि इतनी आई है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हमने इसको बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको हमने क्या बोला है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्यों रहती है कांस्टेंट, क्या, तो इसको आप पहला पॉइंट लिखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ठंड में जा रहे हो, गर्मी वाले टेम्परेचर में जा रहे हो, मतलब सन के पास जा रहे हो, सन से दूर जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ उसको टेम्परेचर में इफेक्ट नहीं पड़ना, इसकी वैल्यू उसकी सेम रहती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, ये साइज पे भी डिपेंड नहीं करता कि ये मार्स का साइज छोटा है बड़ा है, अर्थ का साइज छोटा है बड़ा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, ये साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से क्या होता है, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा आप बोलोगे कि यहाँ तो एयर होता है, स्पेस में एयर नहीं होता, तो वहां तो चेंज होना चाहिए, तो ये मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता, तो लिख दो इट मीन्स व्हाट, ये इट मतलब क्या, इट मीन्स जी की जो वैल्यू है वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, ऑन मीडियम, कोई भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये हो गया इसका। अब इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से फायदा क्या है, या जो अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं क्या पढ़ा है, क्योंकि समझ में तो अपने बिल्कुल नहीं आया है। तो ये पढ़ा अपन ने पढ़ा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी, ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, एक दूसरे से कितने दूर की डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। ए का मान मास जो है कैपिटल एम है, बी का मास जो है स्मॉल एम है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो जो फोर्स इनके बीच में लगेगा, ये दूसरे क्या करेंगे, दूसरे अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, या तो अपने पास खींचेंगे दोनों एक दूसरे को, या अपने से एक दूसरे को भगाएंगे भैया दूर, ऐसा बोलेंगे। तो जो फोर्स जो भी लगेगा अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, जो भी फोर्स लगेगा वो इनके मास के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मल्टीप्लाई हुआ, दोनों पर मल्टीप्लाई हुआ, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की, दिखा नहीं दिखा, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफ इनवर्स हो गया। हमने इन दोनों को क्या करा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मिक्स करके लिख दिया, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो ये हो गया एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर हो गया।
ओके, हमने यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, जी आ गया, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर आ गया। जी क्या है, वहीं से खेल स्टार्ट हो गया। जी को हमने बोला जी एक कांस्टेंट है, कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट है बट यूनिवर्सल भी है, ग्रेविटेशन भी है, ग्रेविटेशन लॉ से बना इसलिए ग्रेविटेशन का कांस्टेंट हो गया। ओके, जी की वैल्यू फिक्स है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन, बिकॉज देखो यहाँ से निकाला तो न्यूटन, फोर्स न्यूटन होता है, डिस्टेंस इधर जाएगा तो डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और मास का जाएगा तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम स्क्वायर क्यों हुआ, मास का तो किलोग्राम होता है, तो ये दो मास है, मास का मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए किलोग्राम स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये जो होता है यूनिवर्सल कहलाता है बिकॉज ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या, ये मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये जो जी है वो टेम्परेचर, साइज और मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। अब आता है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हमने, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्या फायदा होगा हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन पढ़ा मैंने, आई थिंक मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन लिख दिया था, इसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी लिख सकते हो। मोशन नहीं है एक्चुअल में, ये ग्रेविटेशन है, सॉरी हमारी गलती, हम मानते हैं, सॉरी। क्या आएगा, ये ग्रेविटेशन आएगा, मोशन नहीं आएगा। मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन बताते ना, इसलिए ये लॉ ऑफ मोशन बन गया, वो ध्यान नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आ गए तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्योंकि चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ओके, नहीं दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ देख लो, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज लॉज, व्हाई वी स्टडीड ऑल दीज लॉज, है ना। हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, समझ में नहीं आता। तो करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल आएगा ऑफ, आएगा नहीं आएगा, ऑफ ग्रेविटेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो पहले तो बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर जाने के बाद हमारे अर्थ के ऊपर आ जाती है तो क्या है, तो वही इसमें बताएगा। बहुत सारे इसके कुछ सेवरल फिनोमिना को उसने एक्सप्लेन किया था। तो ऐसा पहला फिनोमिना है, तो क्या लिखा, द फोर्स, मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, दैट बाइंड्स अस मतलब हमें अर्थ पर बांधे हुए है, बाइंड्स अस टू द अर्थ। आपने देखा होगा कि जो स्पेस होता है, स्पेस में लोग ऐसे उड़ती हैं, यहाँ यहाँ वह भगते रहते हैं, लेकिन हम अर्थ पर अपनी जगह खड़े हुए रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि इस फोर्स की वजह से। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी इसलिए हम खड़े हैं, हमारी मर्जी हम बैठे हैं, गलत। हम किस वजह से बैठे हुए हैं, खड़े हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ये नहीं होता तो हम हवा में उड़ रहे होते, मजे कर रहे होते, तो हमारे पास लाइफ नहीं हो पाती। ऐसी कंडीशन में हम उड़ रहे होते, सब चीजें उड़ रही होती, हम अकेले नहीं उड़ते ना, तो हमारे घर के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स सब उड़ रहे होते, तो हमारा क्रॉप नहीं हो पाता, क्रॉप नहीं पाता, हम खा नहीं पाते, क्रॉप्स मीन्स फसल ना वाला खाना मतलब, तो ये सब नहीं पाता। दूसरा, जो मून देखा होगा आपने, जो चंदा मामा है अपने, तो मून भी जो हमारे अर्थ के अराउंड मोशन करता है, वो कैसे करता है आपको पता है ना। अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है। किसने पढ़ाया आपको ऐसा, अर्थ नहीं मूव करती, सन के अराउंड, सन, ये सन, इसके अराउंड हम मूव कर रहे हैं, अर्थ, ये अर्थ है, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है। मून जो है ना अर्थ के आसपास घूमता है, और सन के आसपास अर्थ घूमती है। ओके, ये मत बोल देना कि सन हमारे आसपास घूमता है। तो मोशन ऑफ जो मून है अराउंड द अर्थ, जो घूमता है वो भी इसी वजह से घूमता है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, मोशन सॉरी मून के ऊपर एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कौन सा होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में बहुत थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, किस वजह से ये हम इनको स्टडी करना चाहिए, ये ऐसे क्या होता है, ठीक है। थर्ड है द मोशन ऑफ प्लेनेट्स अराउंड द मोशन ऑफ प्लेनेट्स अराउंड सन, सन के आसपास घूमते रहता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब किस वजह से घूमते हैं, इसी फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं ना, इस फोर्स की वजह से ये सब सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो आपके उसमें आते हैं ना, उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, सी टाइड्स आती हैं जो ना, किसकी वजह से आती है, सन और मून के मोशन की वजह से, तो वो भी इसी वजह से आती हैं, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन,
ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, होते हैं लहरें टाइप की आती हैं, उस टाइप के समुद्र में कभी लहरें आती है ना, बहुत ऊपर ऊपर तक लहरें आती हैं, तो वो बोलते हैं ना कि मून की नाइट वाले हैं तो मून की वजह से हुआ, सन की वजह से हुआ, तो ये सब इनकी वजह से होता है। तो ये हमने पढ़ा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा, दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव हो सकता है, वो रिपल्सिव हो सकता है। वो क्या होता है, वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने जब उसको इक्वल करा था तो हमारे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आया था जी, ऐसा करके कहीं दिख रहा होगा आपको। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स इसलिए रहती है क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ओके, इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला हमने पढ़ा कि ये हमारे को अर्थ से, हमारे को मतलब ह्यूमंस को अर्थ से कांटेक्ट में रखता है, ह्यूमन और भी जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे उसको। दूसरा पढ़ा हमने कि जो भी मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, वो भी इसी फोर्स के अकॉर्डिंग घूमता है। जो प्लेनेट्स हैं जैसे अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर जो भी जितने भी हैं वो भी सराउंड के अराउंड इसी वजह से घूमते हैं। जो टाइड्स आती हैं वो भी इसी वजह से आती हैं। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है, वैसे इतना समझ में आ गया होगा आपको, होपफुली आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखते रहना, नहीं फिर समझ आया तो बता देना, कमेंट कर देना। ओके, चलो अब करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, फॉल मतलब गिरना, फ्री मतलब फ्रीली, मतलब जो चीज फ्रीली ऊपर से नीचे गिर जाए। कैसे कैसे, क्या छोटे भैया को लेना पकड़ना ऊपर, उसको छोड़ देना, वो अपना फ्रीली नीचे गिर जाएगा, है ना, फिर चिल्लाएगा, फिर आपको ऊपर डंडे पिटाई होगी। तो ऐसा नहीं करना अपन को। ऐसे कोई कांच की ऑब्जेक्ट के साथ भी मत करना कि पता पड़ा कांच का ग्लास लिया, ऊपर लिया, पटक दिया, टूट गया, बिखर गया कांच। ठीक है, तो जब भी क्या होता है इसमें लिखा है फ्री फॉल में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरता है। जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं पेन बता रहा हूँ, पेन टूटेगा नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ये पेन है दिख रहा होगा आपको, दिखा, तो ये छोड़ दिया, गिरा नीचे, ये गिरा तो किस वजह से गिरा, फ्री फॉल है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। अपने आप गिरे थे, पकड़े थे हम यहाँ तक, अभी दिख रहा, फिंगर्स दिख रहे होंगे, अभी तो पकड़े थे, छोड़ा तो फ्रीली गिरा, हालांकि फोर्स नहीं लगा, बस हमें छोड़ दिया उसको, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री फॉल कहते हैं। तो ये लिखा है जब ये जो गिरता है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। इसको कौन सा फोर्स लगा जो अपने पढ़ा ना, ग्रेविटेशन, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके ऊपर और वो गिरता है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, ये जब गिरता है तो इसकी जो मोशन है, ये स्टॉप था अभी, अभी ये कैसे था, रेस्ट कंडीशन में था, अब ये गिरा तो मूव करा, तो मूव करने से के साथ में क्या एक चीज प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरेशन, ACCELERATION, एक्सिलरेशन आप पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये पढ़ा था आपने, चेंज इन वेलोसिटी, पूरा लिखना आप, चेंज इन वेलोसिटी मैंने लिख दिया अपॉन टाइम, ये होता है एक्सिलरेशन। तो जब भी हम इसमें करते हैं तो हमने एक फोर्स लगा, जो कौन सा था अपना फोर्स, उसकी वजह से क्या हो, उसमें मास में ma आ जाएगा, मास इनटू एक्सिलरेशन, ये अपन पढ़ा था, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था अपन ने, एफ जो होता है वो ma के इक्वल होता है, तो एफ इक्वल टू ma। और हमने अभी ये पढ़ा है कि एफ इक्वल टू ये होता है क्या, GM अपॉन डी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसको इक्वेशन 1 डालो, इसको इक्वेशन 2 डालो, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अभी पढ़ा हमने, और ये हम पढ़ के आए हुए, एफ इक्वल टू ma होता है। ये भी फोर्स, तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल है क्या नहीं, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, तो इन दोनों एक दूसरे इक्वल क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है, ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, बस कर दो, वही तो हम चाहते हैं, अब हम कर सकते तो हम कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देना, आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ma इक्वल टू GM अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये जो m है, कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है, ये जो स्मॉल m जो चीज वो पटक रहे हैं, जैसे मान लो ये गिरा रहे हैं, इसको पेन को गिरा रहे हैं, तो स्मॉल m क्या है, पेन का मास हो गया, d जो है वो डिस्टेंस हो गई इनके बीच में, और g अपन पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और a जो है वो अपना एक्सिलरेशन है, ये क्या है अपना एक्सिलरेशन। तो यहां से अब देखो क्या हो रहा है, ये जो गिरता है, ये जो गिरा तो इसमें एक्सिलेशन आया, तो वो एक्सिलेशन को हम बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, जी क्या होता है, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू क्या है, देखो m से ये m कट जाना है, ये वाला m से ये वाला m कट जाना है, तो आना है हमारा स्मॉल g इक्वल टू GM अपॉन डी स्क्वायर, दिख रहा है, जी कौन सा जी, ये स्मॉल g है जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
कैपिटल जी है जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, कैपिटल एम है जो अर्थ का मास है, और जो स्मॉल डी है वो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा है G इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ये हमने बताया फ्री फॉल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके आगे क्या कैसे हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो इतना आपको आज की वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे।